हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज मैं ले आई हूँ आप सभी के लिए पार्ट 4 ऑफ दिस गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2024। इसी एग्जामिनेशन का पेपर डिस्कस करते हुए आज हम पहुंच चुके हैं पार्ट 4 के तरफ, जिसमें अगेन हम 10 नॉन फार्मा के क्वेश्चन देखेंगे और 40 फार्मा के क्वेश्चन देखेंगे। मैं वापस से एक बार बता देती हूँ, ये जो एग्जामिनेशन थी वो हुई थी 21 जुलाई 2024 को एंड टोटल 32 पोस्ट के लिए हुई थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो आपके प्रिपरेशन में, तो आप हमारा जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप एक्सेसिबल करने के लिए आपको ये ऐप अगर डाउनलोड करना है तो आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको क्या एंटर करना है, जीडीसी क्लासेस। जीडीसी क्लासेस जब आप एंटर करोगे तो आपको ये ऐप एक्सेसिबल हो जाएगा एंड वहां से आपको कोई भी कोर्स चाहिए हो, कोई भी डेली फ्री क्विज जैसे कि अवेलेबल होती है हमारे पास, वीकली क्विज होती है, डाइजेस्टर आपको मिल जाएंगे, फ्री के ई नोट्स मिल जाएंगे, फ्लैश कार्ड्स वहाँ पे होंगे, स्टडी मटेरियल जो भी आपको बाय करने हैं आपके रिक्वायरमेंट के लिए, जो भी कोर्सेस रन किए जाते हैं, चाहे फिर वो कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम हो, चाहे फिर कोई भी वो सेमेस्टर की एग्जाम क्यों ना हो, सारे के सारे कोर्सेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे ये जीडीसी ऐप में। जस्ट आपको क्या करना है, इस ऐप को आपके फोन में डाउनलोड करना है एंड अगर आपको डाउनलोड प्ले स्टोर से नहीं आ रहा है तो आप ये जो क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको स्कैन करना है एंड यू विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पेज ऑफ जीडीसी क्लासेस ऐप के तरफ। वहां पे आपको इंस्टॉल क्लिक करना है। अगर फिर भी आपको ये समझ नहीं आ रहा हो तो आपको इसी वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगी ये ऐप के लिए। सो काइंडली गो एंड चेक दिस ऐप नाउ। एंड रिसेंटली यहाँ पे जैसे कि आरआरबी एग्जामिनेशन के लिए फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जहाँ पे डेली के फ्री टेस्ट होते हैं, तो प्लीज गो एंड टेक बेनिफिट ऑफ दोज टेस्ट एंड ट्राई टू जज व्हाट इज योर कंपटीशन, वेयर यू लाई इन दैट कंपटीशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने लास्ट टाइम देखा था नॉन फार्मा में क्वेश्चन 30 तक, आज हम 31 से 40 तक देखेंगे। सो विल स्टार्ट। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ना क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है और ये टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एमबीए के एग्जाम्स होते हैं, कैट के एग्जाम्स उसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ नॉट इजी क्वेश्चन होते, तो इनको ड्रॉप करना, हमारे जैसे कि फार्मा पीपल आर मच मोर अफ्रेड ऑफ दिस नॉन फार्मा पार्ट। ठीक है, क्योंकि मैथ्स रहता है मोस्टली एंड मैथ्स से तो ऐसे ही बहुत लोगों को डर लगता है। सो ये जो 31st क्वेश्चन है दैट इज काइंड ऑफ कोर मैथ्स। ठीक है, सो इसको आप ड्रॉप करोगे तो ही आपके लिए बेनिफिट होगा। वाई टू वेस्ट टाइम ऑन सच क्वेश्चन जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट आंसर इज वेरी लेस। ठीक है, सो मैं आपको बता देती हूँ ये क्वेश्चन एज सच तो आपको ड्रॉप करना चाहिए, बट स्टिल इफ यू वांट टू सॉल्व इट सो आई एम गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन। लेट अस सी दैट पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन। आपको कहा जा रहा है, let me show you this. Yes, question number 31. If 5x plus 2 is smaller than 8x minus 1 and 7x minus 2 is greater than 3x plus 6, what will be the solution for this set? ठीक है, x where x is equivalent to n. ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है एंड आपके लिए ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शन ए इज 2 3 4 5, ऑप्शन बी इज n, ऑप्शन सी इज 5 6 7 8 एंड ऑप्शन डी इज 5 6 7 8 एंड फर्दर कंटिन्यू। नाउ इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटी। सो अगर आपको प्रिपेयर करना है तो इनइक्वालिटी का टॉपिक प्रिपेयर कर देना, बट ये एज सच मेन कोर एमबीए का टॉपिक है। ठीक है, सो हम देख सकते हैं कि ये जो गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर की जो एग्जाम है वो लाइक बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डेप्थ में पूछे कुछ सुपरफिशियली इजी भी पूछे गए हैं। इस तरह का हमको कॉम्बिनेशन देखने मिला है। सो इनइक्वालिटी का देख रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन आपको बोला गया है 5x, इसमें दो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, ये वाला फर्स्ट एंड ये वाला सेकेंड। तो पहले हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 2 स्मॉलर देन 8x माइनस 1, दिस इज फॉर फर्स्ट इनइक्वालिटी हम सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट 1 में इसका नाम देती हूँ। ठीक है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले हमको क्या करना है, 5x को माइनस करना है। हमको देखना है कि x इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन द पर्टिकुलर नंबर विच इज गिवन। सो 5x को, देयरफॉर 5x को हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट द 5x फ्रॉम बोथ साइड। उसके बाद क्या बच जाएगा आपके पास, 2
3x-1, 8 - 5 is 3x, ठीक है, ये आपके पास हो गया। नाउ विल डू वन थिंग दैट इज प्लस, oh this is not getting stable, then we have to add 1, +1 करना है बोथ साइड में, so what will get 3x, 3 smaller than 3x, ठीक है। उसके बाद हमको डिवाइड करना है 3 को ऑन बोथ साइड, उसके बाद विल गेट 1 विच इज स्मॉलर देन x, देयरफॉर हमको फर्स्ट इक्वालिटी इनइक्वालिटी का आंसर मिला विच इज x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, जो भी x है वो ग्रेटर देन 1 है, ये हमको फर्स्ट इनइक्वालिटी के जो इक्वेशन दिया है उससे पता चला। अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड इनइक्वालिटी जो आपको कहा गया है 7x-2 विच इज ग्रेटर देन 3x+6, ठीक है, ये है सेकेंड इनइक्वालिटी। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले तो ये 3 को अंदर ब्रैकेट में लेके जाएंगे तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट 7x-2 ग्रेटर देन 3x+6, 3 = 18, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, 3x को माइनस करना है फ्रॉम बोथ साइड से 3x को माइनस करो, सो विल गेट 4x-2 ग्रेटर देन 18, ठीक है। नाउ वी हैव टू डू +2 करना है बोथ साइड में, सो क्या मिलेगा आपको 4x ग्रेटर देन 20, देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 4 करना है बोथ साइड पे, सो यू विल गेट x इज ग्रेटर देन 5। अभी इससे आपको क्या पता चला, फर्स्ट कंडीशन से हमको पता चला x इज ग्रेटर देन 1, सेकेंड कंडीशन से हमको पता चला x इज ग्रेटर देन 5, सो स्ट्रिक्ट कंडीशन जो है वो जो बनती है वो है x विल बी ग्रेटर देन 5। यहाँ पे पता चला x इज ग्रेटर देन 1 एंड सेकंड वाले से पता चला x ग्रेटर देन 1 तो है लेकिन ग्रेटर देन 5 भी है, सो ग्रेटर देन 5 ये जो होती है वो स्ट्रिक्ट कंडीशन हो जाती है, तो जो भी आंसर होगा वो 5 से ग्रेटर होगा एंड वी हैव नॉट गिवन द लिमिट कि कहाँ तक होगा, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी 5, 6, 7, 8 एंड कंटिन्यूस, क्योंकि हमको उसका जो लास्ट लिमिट है वो पता नहीं है, बिकॉज दोनों भी क्वेश्चन से हमको एक चीज पता चलेगी कि स्ट्रिक्ट कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 5, सो जो करेक्ट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 31 इज ऑप्शन डी दैट इज 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। सो आई होप यू गॉट दिस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। फर्स्ट वी हैव टू डू दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, हमको x की कंडीशन ढूंढनी है कि x कितना ग्रेटर है, हमको लिमिट पता चलेगी कि कहाँ से कहाँ तक की लिमिट है, एंड दोनों कंडीशन में हमको एक चीज स्ट्रिक्ट कंडीशन मिली है कि x जो है वो ग्रेटर देन 5 है एंड पहले से x इज ग्रेटर देन 1 एंड सेकंड से x इज ग्रेटर देन 5, सो 5 से ऊपर ही जो भी ये नंबर है लास्ट की लिमिट हमको मिली नहीं है, इसलिए वी गेट द आंसर एज 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। So I hope you got this. Now we'll move towards question number 32. Now question number 32 kind of good question जो easily solve हो सकता है आपसे, and हमेशा question के जो description बोलते हैं ना, question के length पे मत जाओ कि कितना बड़ा question पूछा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बड़ा question पूछा जाए वो tough होगा solve करने के लिए, it has more conditions to be applied. Okay, so let's see this question. आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 32, यूनिवर्सिटी हैज 4 मेजर डिपार्टमेंट, engineering, humanities, business and science. Each department has its own staff distributed as follows. The engineering department employs 1200 individuals which account for 30%, मतलब 1200 इंडिविजुअल जो इंजीनियरिंग में है वो 30% ऑफ द यूनिवर्सिटी का टोटल स्टाफ बनाता है। द ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट कंप्राइजेस 20% ऑफ द टोटल स्टाफ, तो इसमें आपको स्टाफ नहीं बोला, आपको परसेंटेज टर्म बोला है। The business department, known for its smaller size, has 800 staff members and the remaining staff members are employed in the science department. Calculate the ratio of staff member for that of engineering department and science department. So engineering is to science department का जो staff ratio है वो आपको calculate करना है। बहुत easy question है। किस तरह से करना है let me show you. पहले तो हम जो conditions given condition है वो देख लेते हैं। 4 डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, साइंस और बिजनेस, एंड आपको ई और एस दैट इज इंजीनियरिंग और साइंस का जो है रेशियो ढूंढने बोला गया है। आपको पता है इंजीनियरिंग में कितने स्टाफ है, टोटल इंजीनियरिंग का जो स्टाफ है वो यस 1200 स्टाफ है, एंड ये जो 1200 स्टाफ है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स
30% ऑफ द यूनिवर्सिटी का टोटल स्टाफ। सो 1200 स्टाफ इज 30%। इससे हमको पता चला कि 1200 मतलब कि 30% ऑफ स्टाफ है। तो अगर हम देखें 100% यानी कि एक्स स्टाफ, हमको पूरा 100% मतलब पूरा यूनिवर्सिटी का स्टाफ पता चल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, x इंटू 30 इज इक्वल टू 100 इंटू 1200। देन उसके बाद इसी को सॉल्व करते हुए विल गेट 100 इंटू 1200 डिवाइड बाय 30 एंड x जो हमको आंसर मिलेगा दैट वुड बी 4000। आप सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। 4000 मिलेगा। तो हमको पता चला कि टोटल यूनिवर्सिटी का कितना स्टाफ है, 4000 का स्टाफ है, जिसमें से 1200 तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में चला गया, ठीक है। देन शुड आई टेक मोर पेज? ओके, आई शुड टेक इट। मैं आपको ऊपर समझाऊंगी, ठीक है, रादर देन, ठीक है, यहीं पे समझा देती हूँ। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 30% हो गया, ठीक है। बैक, हाउ टू अनडू, यस। देन अभी हमको पता चल गया कि इंजीनियरिंग में 1200 स्टाफ एंड 30%, एंड हमको पता चला है टोटल स्टाफ कितना है। टोटल स्टाफ है हमारे पास 4000 का, जिसमें से इंजीनियरिंग में गया 1200, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है 30% ऑफ द स्टाफ। देन आपको नेक्स्ट क्या बोला गया, ह्यूमैनिटीज जो डिपार्टमेंट है वो 20% ऑफ स्टाफ को कंप्राइज करता है। तो ह्यूमैनिटीज का हमको परसेंटेज पता है, दैट इज 20%, बट वी डोंट नो हाउ मच स्टाफ। देन नेक्स्ट इज अबाउट ह्यूमैनिटीज हो गया, बिजनेस डिपार्टमेंट स्मॉलर इन साइज एंड 800 स्टाफ। यहाँ पे बिजनेस का हमको 800 स्टाफ पता है बट परसेंटेज नहीं पता है, ठीक है। सो हम इस तरह से एक भी चीज पता होगी, क्योंकि हमको टोटल वैल्यू पता है तो उसके बेसिस पे हम डिराइव कर सकते हैं। आई हैव ऑल रिटन सोल्यूशन विथ मी फॉर नॉट डूइंग एनी मिस्टेक्स, ठीक है। एंड हमको ढूंढना है साइंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, सिर्फ इतना बताया गया है कि द रिमेनिंग स्टाफ आर एम्प्लॉयड इन द साइंस डिपार्टमेंट। सो पहले हमको बाकी के ढूंढने पड़ेंगे एंड देन विल गेट द साइंस डिपार्टमेंट का टोटल। नाउ अगर हमको पता है कि 1200 स्टाफ जो है वो 30% कंप्राइज कर रहे हैं, सो हम ये ह्यूमैनिटीज का स्टाफ ढूंढ सकते हैं। किस तरह से? ह्यूमैनिटीज में अगर 4000 जो टोटल स्टाफ है वो टोटल है, सो 20% ऑफ 4000 कितना होगा, इस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो कैसे पता चलेगा 20%? परसेंटेज को किस तरह से कन्वर्ट करना है, इस तरह से कन्वर्ट किया, सो विल गेट ह्यूमैनिटीज में टोटल स्टाफ है 800 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 800 मिल गया, 800 कंप्राइजेस ऑफ 20%। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये 800 दोनों सेम है, एंड यहाँ पे भी फिर ये 20% को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। सो 20 हमको ये मिल गया। अभी हमको साइंस डिपार्टमेंट का अपने आप मिल जाएगा, बाकी सारे डिपार्टमेंट का क्या करना है, डिपार्टमेंट में से माइनस करोगे तो विल गेट द साइंस डिपार्टमेंट। सो 12 प्लस 8 करना है आपको, कितना होता है 28। सो 4000 में से 2800 स्टाफ हमको पता चल गया, जो बचा हुआ स्टाफ है दैट इज 1200 वुड बी फ्रॉम द साइंस डिपार्टमेंट, ठीक है। 4000 टोटल स्टाफ हमको इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज और बिजनेस का मिल गया, उनको ऐड करो एंड देन उनको जो मेजर टोटल स्टाफ है उनमें से माइनस कर दो, विल गेट दी 1200 एज दी रिमेनिंग स्टाफ फॉर द साइंस डिपार्टमेंट। अब देखो 1200 इंजीनियरिंग का, 1200 साइंस का। अगर आपको परसेंटेज नहीं भी ढूंढना तो विल गेट 1200 इज टू 1200 इज 1:1 का रेशो। सो इंजीनियरिंग और साइंस डिपार्टमेंट में जो है वो 1:1 का रेशो है। आपको रेशो में पूछा गया था, आपके लिए ऑप्शंस दिए गए थे 1:1, 2:3, 3:2 एंड 1:2। एंड हमको पता चला इंजीनियरिंग में 1200 स्टाफ है और साइंस में भी 1200 स्टाफ मेंबर ही है, तो 1:1 का रेशो है। अगर आप परसेंटेज नहीं भी निकालते तो इट विल गेट द सेम आंसर। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, आपको क्या बताया गया था, 4 डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, साइंस और बिजनेस। इंजीनियरिंग में हमको दोनों कंडीशन पता है, स्टाफ भी पता है और टोटल परसेंटेज भी पता है। सो इससे 30% पता चला, 30% से हमने 100% निकाला कि कितने स्टाफ मेंबर है। टोटल 4000 स्टाफ मेंबर मिले। उस 4000 स्टाफ मेंबर से हमको ह्यूमैनिटीज का हमको परसेंटेज पता था कि 20% है, तो हमने 4000 का 20% निकाला तो दैट इज 800। तो हमको पता चला 800 स्टाफ मेंबर है, सो 20% इज 800। सो नीचे बिजनेस का हमको 800 पहले से स्टाफ मेंबर दिया गया था, तो हमको पता है 800 का ऑलवेज 20% का स्टाफ मेंबर हमको आंसर आ चुका है, तो बिजनेस का भी हमको 20% ये परसेंटेज रेशो मिल गया। देन हमको साइंस का जो स्टाफ मेंबर ढूंढना है वो किस तरह से ढूंढना है, ये जो स्टाफ मेंबर्स टोटल दिए गए हैं
उन टोटल स्टाफ मेंबर को ऐड कर देना है एंड देन उसके ऐड करने के बाद जो टोटल स्टाफ है उसमें से उसको माइनस करना है, यू विल गेट द स्टाफ मेंबर फॉर साइंस। अगर आपको यहाँ पे रेशो में और परसेंटेज में पूछा होता सो इट वुड बी 30%, ठीक है। एंड क्योंकि इंजीनियरिंग और साइंस का सेम है तो 1200 सेम, तो 30% वुड बी द सेम कंडीशंस, ठीक है। सो इस हिसाब से वी गेट इट एज अ 1:1 का रेशियो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33 विच सेज दैट द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ the average monthly salary of 10 employees working in a company is rupees 6835 and the average monthly salary of 3 women employees among them is rupees 5428. What is the average monthly salary of rest 7 employees? So average का basic concept लगेगा, बहुत easy concept है। average का मतलब होता है average is equal to sum divide by number से n, ठीक है। हमको पता है average salary of 10 employees working in a company is 10 एम्प्लॉयज के लिए द एवरेज सैलरी 6835 एंड द एवरेज सैलरी पहले हम देखते हैं 10 वर्किंग से, इससे हमको सम मिल सकता है क्योंकि एवरेज दिया गया है। एवरेज फॉर 10 पीपल इज 6835। सो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप विल डू, ठीक है, विल डू स्टेप बाय स्टेप। हमको ये एवरेज का फॉर्मूला पता है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर। नाउ आपको बोला गया है फर्स्ट जो एवरेज मंथली सैलरी है 10 एम्प्लॉयज की जो वर्क कर रहे हैं कंपनी में वो है 6835। सो एवरेज कितना है 6835। सम हमको पता नहीं है बट इतने एम्प्लॉयज का नंबर ऑफ पर्सन या नंबर कितना है दैट इज 10% के लिए, तो हमको मिल जाएगा सम इज इक्वल टू 6835 इंटू 10। सो टोटल सम इज 68350, ठीक है। सो अगर 10 लोगों की जो सैलरीज है उनको ऐड किया जाए, उनका सम लिया जाए तो वी विल गेट इट एज 68350। गॉट इट, ये हो गया पहली चीज। देन आपको नेक्स्ट चीज बोलिए द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 3 वुमेन एम्प्लॉइज अमंग देम इज 5428। अभी 3 वुमेन्स को वहां से हटा दे और उनकी अगर एवरेज का सम किया जाए तो विल गेट एवरेज मंथली का, एवरेज बोला है नॉट सम, ठीक है। एवरेज आपको वहां का पता चल गया तो वुमेन का एवरेज पता है हमको दैट इज 6835। सो देयरफॉर 6835 वापस से वही फॉर्मूला यूज करते हुए सम डिवाइड बाय यहाँ पे 3 आएगा। व्हाई? बिकॉज वी आर टेकिंग ओनली 3 वुमेन्स, नंबर ऑफ पीपल जिसका हमने एवरेज लिया इज 3, दैट्स व्हाई यहाँ पे सम के नीचे आएगा 3। देयरफॉर सम इज इक्वल टू 6835 इंटू 3 एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर दिस इज 16284, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हो, मेरे पास पहले से कैलकुलेट करके है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। सो 6835 इंटू 3 वी गेट इट एज 16,284। नाउ आपको क्या करना है, आपको बोला है रेस्ट 7 एम्प्लॉयज की कितनी सैलरी होगी, बेसिक क्या करना है, और आपको क्या बोला है एवरेज बोला है, एवरेज कितनी सैलरी होगी। तो हमको कैसे पता चलेगा, ये यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, देख लीजिए आप, ठीक है। नाउ एवरेज अपने को ढूंढना है 7 पीपल का, ठीक है। तो 7 पीपल का एवरेज ढूंढना है एंड वी नो द सम। कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमको टोटल पता है। टोटल में से अगर हम लोग वुमेन्स का माइनस कर दे तो विल गेट द सम ऑफ 7 एम्प्लॉइज। सो कितना बचेगा 68350 को हम माइनस करते हैं 16284 के साथ, सो वी विल गेट इट एज 52066। तो सम हमारे पास है 52066 डिवाइड बाय 7 people, so we'll get the answer is 7438। so average of the 7 people would be 7438। so आपके लिए options था 6550, 6845, 7238 and 7438। so the correct answer for this is 7238। again I will go through all the steps for your simplification। average monthly salary दी है 10 एम्प्लॉयज की, 10 ही एम्प्लॉय है जो कि है 6835 और एवरेज 6835 दी गई है और एवरेज मंथली सैलरी 3 वुमेन्स की, उसमें से हटा के जब हमने सम किया तो हमको मिला है 5428। आपको पूछा गया जो बचे हुए 7 एम्प्लॉयज है उनकी फिर कितनी सैलरी होगी, एवरेज सैलरी पूछी गई है। तो हमने एवरेज का ये फॉर्मूला जो है, आपको सिर्फ इतना ही फॉर्मूला याद रखना है। एवरेज का जो कॉन्सेप्ट होता है, एवरेज का जो टॉपिक होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर। नाउ सम हमको एवरेज पता है 10 एम्प्लॉयज का दैट इज 6835। हमको सम नहीं पता है लेकिन हम सम ढूंढ सकते हैं बिकॉज बाकी के 2 वैल्यू हमारे पास है। सो हमने क्या किया, एवरेज लिख लिया, देन सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने थे 10। सो 10 एम्प्लॉयज का जो सम होगा, सम ऑफ सैलरी करे तो हमको कितना मिलेगा 68350। देन हमको एवरेज दिया गया 3 वुमेन का, तो हम लोग ने 3 वुमेन का एवरेज के थ्रू उनका भी सम निकाला तो हमको उनका सब मिल गया।
अभी हमको 7 एम्प्लॉयज का सम निकालना हो तो हम लोग टोटल सम में से उस वुमेन एम्प्लॉयज का सम निकाल देंगे, तो विल गेट इट एज 52066। एंड उसी का अब ये जो सम मिला ये 7 एम्प्लॉयज का जो सैलरी था उनका सम है, तो एवरेज हमको ढूंढना है, इसी 7 एम्प्लॉयज का एवरेज ढूंढने कहा गया है। तो आपको वही एवरेज का फॉर्मूला यूज करना है 7 एम्प्लॉयज के लिए। तो हमको सम अभी पता है 52066 डिवाइड बाय 7 करना है, यू विल गेट आंसर इट एज 7438। ठीक है, अगेन सिंपल क्वेश्चन था, एवरेज के, परसेंटेज के क्वेश्चन, रेशियो क्वेश्चन के क्वेश्चन ये आपको हमेशा से सॉल्व करना चाहिए क्योंकि ये इजी स्टफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। इफ टू अनबायस्ड 6 faced dice are thrown, what is the probability that the sum of number on both side what is the probability that the sum of numbers on both the faces turned up is a prime number greater than 5? पहले तो आपको बोला है दो डाइस थ्रो किए गए हैं, दो 6 फेस डाइस, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी बोली है सम ऑफ नंबर जो होनी चाहिए, दोनों डाइस के जो नंबर्स होंगे उनको प्लस करके जो सम आना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए, एंड द कंडीशन इज जो प्राइम नंबर होगा वो ग्रेटर देन 5 होगा। सो प्राइम नंबर जो कि ग्रेटर देन 5 है, पहले तो हमको पता है कि 2 डाइस थ्रो किया गया है, कितना 2 डाइस, सो 2 डाइस थ्रो करने से हमको टोटल प्रोबेबिलिटी का पहले एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, इरेजर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो तो नंबर ऑफ टोटल इवेंट, टी फॉर टोटल इवेंट डिवाइडेड बाय, सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट, ये होता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला गया है 2 डाइस बोला और वो भी अनबायस्ड डाइस्ड है, ठीक है। सो 2 डाइस जब उछाली जाती है तो कितनी, पहले टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 डाइस है तो 6 × 6 दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 36 कॉम्बिनेशन की, ठीक है, 36 कॉम्बिनेशन मिलने की टोटल प्रोबेबिलिटी। ना उसमें से आपको क्या बोला है, जो नंबर होगा, हमको कौन सा चाहिए, दोनों भी फेस जब टर्न अप हो गए तो दोनों भी जो नंबर होने चाहिए वो प्राइम नंबर होने चाहिए, ग्रेटर देन 5 का हमको मिलना है। तो ग्रेटर देन 5 प्राइम नंबर कौन से होंगे, ग्रेटर देन 5 है 7 और 11, बिकॉज सम जो है वो 12 तक ही आ सकता है, 12 के ऊपर नहीं आएगा, बिकॉज अगर 6 और 6 दोनों भी डाइस में आएंगे तो वो 12 होगा, एंड 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 12 के नीचे जो प्राइम नंबर बचा वो 11 बचा, और 5 के ऊपर का प्राइम नंबर जो है वो 7 है, ठीक है। तो इस तरह से हमको दो कंडीशन मिली कि या तो सम 7 होगा या तो सम 11 होगा, ठीक है। तो इन दोनों की भी प्रोबेबिलिटीज ढूंढनी है हमको, ठीक है। पहले तो हमको ये चीज से क्या पता चला, हमको टोटल इवेंट्स पता चले 36 इवेंट हो गए। नाउ फेवरेबल इवेंट के क्या होता है, फेवरेबल मतलब जो हमको चीज चाहिए, दैट इज प्राइम नंबर ग्रेटर देन सम विच इज प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, एंड हमको पहले ढूंढना है सम जो होगा वो होगा 7 के लिए और 11 के लिए। सो 7 के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, डाइस नंबर 1 पे डाइस नंबर ए, दो डाइस है ए और बी, सपोज ए डाइस पे नंबर 1 आया तो बी डाइस पे नंबर 6 आया, तो टोटल बन गया 7। तो हम लोग पहले 7 के लिए चेक करें, तो 7 किस तरह से आ सकता है, 7 के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सो डाइस ए पे जब 1 आएगा, अरे डाइस ए पे जब 1 आएगा और जब डाइस बी पे 6 आएगा तो तब 7 बनता है। उसी तरह से डाइस ए पे जब 6 आएगा और डाइस बी पे जब 1 आएगा तब 7 बनता है। दो प्रोबेबिलिटी अब तक पता चली। देन डाइस ए पे जब 2 आएगा एंड डाइस बी पे जब 5 आएगा तब बनती है 7 की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली जिसको अपोजिट करके बना तो अगेन बनती है 7 की प्रोबेबिलिटी। देन डाइस ए पे जब 3 आएगा और डाइस बी पे 4 आएगा तब बनता है 7 का प्रोबेबिलिटी, एंड सिमिलरली 4 3 करके 7 का प्रोबेबिलिटी। ऐसे टोटल इवेंट जब हमको 7 चाहिए, 7 एज अ प्राइम नंबर चाहिए होगा तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, सो टोटल मिल गए 6। उसी तरह से हम 11 के लिए करेंगे, जब 11 के लिए भी अगेन ए और बी लेंगे हम। ए में जब डाइस ए पे जब 6 आएगा और डाइस बी पे 5 आएगा तब हमको 11 मिलेगा, और जब डाइस ए पे 5 आएगा और डाइस बी पे 6 आएगा तब हमको 11 मिलेगा। सो कितनी कंडीशन है, टोटल इवेंट हो गए इसके 2। सो अभी जो टोटल हमको कितना चाहिए, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5, सो इन दोनों का मिला के कितना हुआ टोटल इवेंट, टोटल इवेंट मिले हमको 8, बिकॉज 6 यहाँ से और 2 यहाँ से। 7 नंबर के लिए, 7 टोटल सम के लिए वी गेट 6 इवेंट्स, एंड 11 टोटल सम के लिए वी गेट 2 इवेंट्स। सो टोटल इवेंट्स कितने हो गए हमारे फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स हमारे हो गए 8। ठीक है, मैं अभी इसको रब कर रही हूँ, ठीक है, मैं नीचे लिख देती हूँ तो आप देख लेना। सो हमको फेवरेबल इवेंट मिल गए 8।
नाउ अभी सॉल्व करना है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल इवेंट। हमको फेवरेबल इवेंट कितना मिला है, फेवरेबल इवेंट मिला 8 और टोटल इवेंट मिला है 36। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर एज 2/9। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगेन मैं क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ। 2 अनबायस्ड डाइस जिसमें बोला था एंड वी हैव आंसर एज 2/9, 1/9, 1/3 या 15/36। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2/9। वापस से एक बार आपको एक्सप्लेनेशन से गो थ्रू करवा देती हूँ। 2 अनबायस्ड डाइस है तो पहले आपको क्या प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला याद रखो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। टोटल इवेंट कैसे मिला हमको, दोनों डाइसेस का हमको प्रोबेबिलिटी देखना है तो कैसे करने का, मल्टीप्लाई कर देने का दोनों डाइस का। 36 टोटल इवेंट होता है। देन फेवरेबल इवेंट जो हमको चीज चाहिए रहती है, दैट इज फेवरेबल इवेंट व्हाट वी नीड। सो हमको पता है ग्रेटर देन 5 बोला है, ग्रेटर देन 5 बोला है, दैट इज शुड बी प्राइम नंबर। सो 5 के बाद आता है 5, 7, 11 एंड सो ऑन, प्राइम नंबर जाते हैं। लेकिन जब आप सम, आपको बोला गया है सम एंड दोनों डाइस पे 6 हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, दोनों डाइस पे 6 और 6 आ सकता है। तो उसका जो सम बनेगा वो 12 बनेगा। तो 12 के ऊपर कोई भी सम नहीं आ सकता। सो जो भी सम आएगा वो 12 के नीचे आएगा। इसके लिए जो नीचे हम जो लास्ट वैल्यू लेते हैं वो 11 की लेते हैं और 5 के ऊपर 7। सो वी हैव टू नंबर 7 और 11, और 7 और 11 की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमने देख ली, और कितने इवेंट्स आते हैं उन इवेंट्स को आपको टोटल करना है, दैट वुड बी योर फेवरेबल इवेंट। देन आपको प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। I hope this is easy stuff to understand and you would have got it. Then हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35. Now question number 35 says the diagonal for rectangular tub is 25 feet. If the shorter side is 15 feet, then find the area of the tub. So एक टब है, ये टब है जिसका डायगोनल जो है is 25 feet and the shorter side, let me take B, A और B, और B को shorter side लेती हूँ मैं 15 feet. Then find the area, आपको इसका एरिया पूछा गया है, टब का एरिया पूछा गया है, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे पहले ये अगर हम देखा जाए रेक्टेंगुलर इज टू राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग ज्वाइन कर दे तो विल गेट द रेक्टेंगल। सो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी यूज कर सकते हैं टू गेट दी अदर साइड। जो अदर साइड है, शॉर्टर साइड हमको पता है, जो लॉन्गर ए ढूंढने के लिए विल यूज दी पाइथागोरस थ्योरम एंड देन विल फाउंड द एरिया। सो हमको हाइपोटेनियस पता है दैट इज 25, हमको शॉर्टर साइड बी पता है दैट इज 15, यहाँ से हमको ए मिल सकता है। सो विल सॉल्व फॉर दिस। सो हाइपोटेनियस आपको पाइथागोरस थ्योरम आई होप आपको पता होगा कि क्या होता है। सो वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स मतलब कि हमारा हाइपोटेनियस, एंड हमको पता है हाइपोटेनियस इज 25 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी कितना है 15 स्क्वायर। नाउ देयरफॉर इट इज 625 is equal to a square plus 225. Now 625 minus 225 is equal to a square, that is 400 is equal to a square. Therefore under root of 400 is equal to a, therefore a is equal to 20. हमको a साइड मिल गया, that is 20 is the answer for the a side. But हमको ये साइड मिला, that is a का आंसर मिला है दिस, ये वाला जो a है इसका आंसर मिला है 20। बट हमको क्या पूछा गया, हमको यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करने बोला है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। हमको ए और मतलब ए इंटू बी, तो ए क्या है, इट इज 20 एंड बी कितना है 15। सो वी गेट इट एज अ 300 फीट स्क्वायर या स्क्वायर फीट, ठीक है। सो इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको थोड़ा सा इसके फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए था। सो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर टब इज 25, तो हमको पता है डायगोनल इज 25। एक शॉर्टर साइड जो हमने लिए 15 बी एंड हमने ए को पहले ढूंढा, ए को ढूंढने के बाद हम लोग ने एरिया कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि रेक्टेंगुलर एरिया, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ एंड वी गॉट द लेंथ एज वेल एज ब्रेथ, दैट इज ए इंटू बी एंड वी गेट द आंसर एज 300 फीट, ठीक है। ये जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसको हमेशा याद रखो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस टू साइड स्क्वायर। सो वी कैन सॉल्व दिस एंड दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता है तो अभी आपको पता चल गया कि रेक्टेंगुलर कैसे फाइंड करते हैं। इससे आप एक चीज और तैयारी रखिए अपनी कि जो
फॉर्मूलाज है, बेसिक फॉर्मूला एरियाज के, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, जो भी है वो सारे करके रखे, एटलीस्ट फॉर्मूला करके रखिए, भले ही आप उसके सम करे ना करे, फॉर्मूला तो करके रखना। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 विच सेज दैट अ बायस्ड डाइस, यहाँ पे क्या बोला है, बायस्ड डाइस है, हैज नंबर रिटन फ्रॉम 1 to 6 ऑन इट्स बेसिस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of 1 when this dice is thrown is non-positive number, the probability of occurrence of number from 2 to 6 is same for this 5 number, the dice is thrown once, what is the probability that an odd number will appear on the dice। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला गया बायस्ड डाइस है, इसके वजह से, बायस्ड होने की वजह से जो चीज एज सच प्रैक्टिकल नहीं है, दैट इज वन का होना, मतलब जब हम थ्रो करेंगे तो वन उसके ऊपर आना इज नॉन पॉजिटिव नंबर, मतलब कि वन आ रहा नहीं है, मतलब आप जितने बार भी थ्रो करोगे वन कभी आएगा ही नहीं, इसलिए इसको बायस्ड डाइस बोला गया, बायस्ड बोला है इसकी वजह से वन आ ही नहीं रहा है। सो दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर वन इज 0, मतलब वन हमको मिलेगा ही नहीं, 1 to 6 में वन कभी नहीं मिलेगा। नाउ बचे हुए नंबर है 2 to 6, ठीक है, 2 3 4 5 6, ये बचे 5 नंबर। नाउ हमको यहाँ पे बोला डाइस को एक बार थ्रो किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपको एक और नंबर मिले उस डाइस पे। तो अभी जो 2 3 4 5 6 है उसमें से ऑड नंबर कौन सा है, 3 होगा एंड 5 होगा, ये दो ऑड नंबर ही है, तो ये दो ऑड नंबर ही आपको मिल सकते हैं उस डाइस को एक बार थ्रो करने के ऊपर। सो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस नंबर, सो पहली तो ऑड नंबर जो है 1 3 5 है, जिसमें से 1 की प्रोबेबिलिटी आपको पता चल गया 0 है, तो हम लोग 1 को कंसिडर ही नहीं करते, हम बचे हुए 3 एंड 5 को कंसिडर करते हुए आंसर ढूंढेंगे। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ऑड नंबर इज, या तो वो 3 आएगा या तो वो 5 आएगा, सो इट वुड बी probability of getting 1 plus probability of getting 3 plus probability of getting 5. So probability of getting 1 is 0, probability of getting 3 is 1 by 5, because एक बार आ सकता है, 5 बार उछालने पे एक बार तो आएगा ही, बिकॉज 5 नंबर है उसमें से एक बार 3 आ सकता है, और 5 नंबर है उसमें से, दैट इज 2 3 4 5 6, ये 5 नंबर्स है उसमें से एक बार उछालने पे 5 आ सकता है, सो 1 by 5 एंड 1 इज व्हाट, इट इज फेवरेबल इवेंट, 5 इज दैट इज टोटल इवेंट, टोटल इवेंट 5, टोटल इवेंट कौन से हमारे पास, टोटल इवेंट है 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड फेवरेबल इवेंट है, हमको ऑड नंबर चाहिए, फेवरेबल इवेंट फॉर 3 इज 1 एंड फेवरेबल इवेंट फॉर 5 इज 1, ठीक है, 5 आने का एक ही चांस है, 3 आने का एक ही चांस है, इसकी वजह से 1 by 5 एंड 1 by 5, सो दोनों को प्लस किया, सो यू विल गेट इट एज 2 by 5 is the correct answer. So आपको जो ऑप्शंस दिए गए थे वो थे A 1 by 5, B 2 by 5, C 1 by 2 and D 2 by 3. So the correct answer is A, B. B is the correct answer. That is 2 by 5 is the correct answer. I hope you got this particular sum. कैसे है, बायस डाइस बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज 0, बाकी के बचे हुए में से आपको ऑड नंबर ढूंढना है, तो ऑड नंबर इज P3 एंड P5 की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था, टोटल इवेंट डिवाइडेड फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट फॉर 3 आने के कैसे चांसेस है, अगर एक ही डाइस है तो 3 आने का भी एक ही चांस होगा, एंड एक ही डाइस को उछालेंगे तो 5 आने का भी एक ही चांस है, तो 1 by 5 1 by 5, जब हम इसको देखते हैं तो हमको आंसर मिलता है 2 by 5 का रेशियो। देन नेक्स्ट आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 37, अगेन इजी क्वेश्चन, आपको पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 25 20 15 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा कि कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन से नंबर कौन से पोजीशन पे आएगा। सो हम देख लेते हैं, ये आप देख रहे हो 25 20 15, तो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है एंड कांस्टेंट डिफरेंस है, इसी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। सो 25 के बाद 20, 20 के बाद 15, तो कैसे है 25 के बाद 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 0, 0 के बाद जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा वो आएगा -5। सो आपको क्या बोला है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन से पोजीशन पे आएगा, तो दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। सो फर्स्ट जो हमारा पोजीशन आएगा वो सेवेंथ पोजीशन, फर्स्ट जो हमारा नेगेटिव टर्म आएगा वो सेवेंथ पोजीशन पे आएगा। सो आपके लिए जो ऑप्शन थे 9th 8th 7th एंड 10th, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 7th पोजीशन पे, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। देन आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 38 सेज दैट इफ 1.2 is equivalent to 3.9 and 2 is equivalent to then what 2 is equal to A, so find the value of A। so आपको किस तरह से बोला गया है, आपको बोला है सपोज मैं लेती हूँ A is to B
इज इक्विवेलेंट टू सी इज टू बी, नहीं ये वाला नहीं है, इसको तो डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकलवा सकते हैं। सो आपको बोला 1.2 इज इक्विवेलेंट टू 3.9, ये वाला। देन 2 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, ए फाइंड आउट करने बोला, तो जस्ट क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1.2 इज इक्वल टू ए, 1.2 into a and 3.9 into 2, so you will get it as a is equal to 3.9 into 2 divided by 1.2, so आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 6.5। आप सॉल्व करके देख लेना, you will get the answer as 6.5। जस्ट क्या करना है आपको, इनको कंपेयर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको ए का आंसर आराम से मिल जाएगा। देन इज क्वेश्चन नंबर 39 which says that, क्वेश्चन नंबर 39 अगेन not that much tough question, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 says that find the sum of three number is 106। कोई तो तीन नंबर है, let me take it as a b c, इनका जो सम है वो कितना है 106। द रेशियो ऑफ फर्स्ट इज टू सेकेंड, ए इज टू बी का जो रेशियो दिया गया वो दिया गया 5:6, एंड द सेकेंड टू द थर्ड एंड बी इज टू सी का रेशियो दिया गया वो दिया गया 9:10। देन फाइंड दैट पर्टिकुलर सेकेंड नंबर। सो सेकेंड नंबर जो भी है मतलब बी को फाइंड आउट करने हमको बोला गया है, ठीक है। सो विल सॉल्व इट। ए बी सी मैं लूंगी एज थ्री नंबर्स, कोई तो तीन नंबर है जिसमें से आपको बी फाइंड आउट करना है कि बी कौन सा नंबर है। जब हम a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो हमको 106 का टोटल मिलता है, ये बात हमको पता है, ठीक है। ये इक्वेशंस को साइड में रखते हैं। देन आपको बोला गया a इज टू बी जो है वो कितना है, कहा गया, हाँ ये रहा 5:6, एंड b इज टू सी आपको दिया गया 9:10। तो therefore 5:6 इज इक्विवेलेंट टू 9:10। ना आपको इसको बी के टर्म्स को दैट इज 6 और 9 को है ना मैच करना है, इक्वल करना है। सो किस तरह से इक्वल होगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इस टू 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो। सो यू विल गेट इज 5 3 15, 6 3 18, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू 18 डिवाइड बाई 20। हमने बी को मैच कर लिया। नाउ यू विल गेट ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो एज 15:18:20, ठीक है। ये हमको क्या मिल गया, रेशो मिल गया। एंड हमको पता है इनका जो सम है, ये रेशो मिल गया मतलब ये तीन नंबर मिल गए। इनका जो सम है 15:18 + 20 का जो भी रेशो का सम है वो है 106। तो 15 18 + 20 को अगर हम ऐड करते हैं दैट विड बी 53 पार्ट इज इक्विवेलेंट टू 106। सो 53 पार्ट्स इज इक्विवेलेंट टू 106। देन हमको 18 का पूछा है, तो 18 is equivalent to x, therefore x into 53 is equal to 106 into 18, therefore x is equal to 106 into 18 divided by 53। जब आप ये सॉल्व करोगे तो you will get answer it as 36, and आपके लिए ऑप्शन है 54, 27, 18 and 36। so the correct answer for this is 36D। मैं आपको वापस बता देती हूँ हमने किस तरह से किया। आपको पूछा गया तीन नंबर दिए गए, 106 टोटल है। हमको पता है कि जो ये तीन नंबर होंगे उसकी 106 टोटल है। एंड आपको ये बी फाइंड आउट करना है, बी कौन सा नंबर है। बी हमको यहाँ से मिला 36, कैसे मिला, लेट अस सी। तो ये जो बी नंबर है वो है 36। तो ये तीन नंबर हमको पता नहीं है, हमको बी फाइंड आउट करना है, लेकिन हमको उनका सम पता है कि 106 जो है उनका टोटल सम आने वाला है। हमको उनके रेशियोज दिए गए, अभी रेशियोज को हमको क्या करना है, मैच करना है। रेशियोज, ये हमारे पास रेशियो आ गए जिसमें से आपको एक रेशियो जो है, एक रेशियो में जो एक टर्म है दैट इज बी, वो कांस्टेंट है। तो इसी बी को हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया दोनों में, एंड वी गेट, सिंप्लीफाई कैसे करना, मैच करना है। सो जो पहला नंबर 9 के बाद पहला नंबर जो आएगा 18, और 6 में भी 18 आता है, तो इसलिए हम लोग ने इसी तरह से उन दोनों को कंपेयर करने के लिए मल्टीप्लाई किया। इस साइड को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये साइड को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। एंड वी गेट रेशियो एज 15 पार्ट, 18 पार्ट एंड 20 पार्ट्स। ये पार्ट्स होते हैं, दैट इज नॉट अ टोटल एडिशन, ठीक है। ये पार्ट और ये पार्ट इज इक्विवेलेंट टू, दैट इज ए बी सी इज इक्विवेलेंट टू 106। नाउ जब हम 15 18 20 को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 53 पार्ट्स एज अ टोटल आंसर। ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मैं आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख दूं पार्ट्स। तो यहाँ से हमको क्या मिला, दैट इज 53 पार्ट्स इज इक्विवेलेंट टू 106 का सम। सो 18 पार्ट्स का कितना मतलब होगा, 18 पार्ट्स इज इक्विवेलेंट टू x, क्योंकि 18 पार्ट्स जो हमारा b है, b हमको फाइंड आउट करने बोला है, और b ही क्या है, 18 पार्ट्स। सो 18 पार्ट्स जो होगा वो कितना होगा इस सम में से, तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x मिल जाएगा, x क्या है हमारा b जो हम ढूंढ रहे थे, और वो हमको मिलता है एज अ 36। गॉट इट।
देन उसके बाद जो लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 40 हम देखेंगे। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन अ बैंक इफ अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रुपीज 5000 बिकेम रुपीज, आई थिंक, ठीक है, आपको बोला गया है व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन अ बैंक इफ प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपीज 5000 बिकम्स रुपीज 10,000 इन 8 ईयर्स। आपको 8 ईयर्स में रुपीज 5000 का 10,000 हो जाता है। तो व्हाट इज द सिंपल रेट, रेट ढूंढने बोला है आपको। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखो। पहले तो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला हर जगह पे काम आ सकता है, तो इसको याद रखो। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपको पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, प्रिंसिपल अमाउंट दी गई 5000 की, जो कि 10,000 बनता है। जो इंटरेस्ट बनता है हमारे पास वो है 10,000 का, और कितने साल में, 8 ईयर्स में। तो इंटरेस्ट कितना मिला हमको, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो इंटरेस्ट अमाउंट हमको मिला है 10,000 का, माइनस प्रिंसिपल था 5,000। सो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो हो जाएगा 5,000। ठीक है, इससे हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, एंड बाकी के टर्म से हम लोग रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5,000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 5,000 इंटू रेट हमको ढूंढना है, और हमको टाइम पता है, दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 100। सो व्हेन 5,000, ये कैंसल, ये कैंसल, you get it as 50 into r into 8, therefore r is equal to 5,000 divided by 50 into 8, and when you will solve this you will get 12.5% as the rate of interest। ठीक है, सो ये सॉल्व करना है, जस्ट ये इक्वेशन को सॉल्व किया तो यू विल गेट दी रेट ऑफ, रेट कौन से रेट पे जो चीज थी, द अमाउंट वो मिला है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको किस तरह से फाइंड करना है, ये जो फॉर्मूला वो याद रखो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट किया, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए जो पर्टिकुलर अमाउंट मिला है सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई होने के बाद उसको हमको प्रिंसिपल से माइनस करना है, प्रिंसिपल को उससे माइनस करना है, एंड यू विल गेट इट एज, then you will get that particular amount, and ये particular amount मिलने के बाद you have to put this amount and all the given stuff in this particular formula, and then उसके बाद हमको r का वैल्यू मिल जाएगा after solving the equation, and the correct answer is 12.5। आपके लिए options थे 12.5%, 20%, 15%, 10%, and the correct answer for this is 12.5%। Here we finishes with the 10 non-pharma का part, and I hope आपको इस बार का part जो है बहुत easy लगा होगा। तो इस तरह से आप बाकी के पार्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। रेशियोज है, एवरेज है, परसेंटेज है, देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है। यही टॉपिक जो है, ये सारे जो आपने जो भी अब तक देखे ना, सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछेंगे, सारे के सारे, एवरी क्वेश्चन जो अब तक देखा है, सारे किसी ना किसी एग्जाम में, अपने इंडिया में सारी जो एग्जाम होगी, किसी ना किसी एग्जाम में सेम टू सेम विद दैट सेम न्यूमेरिकल वैल्यू हैज बीन आस्क्ड। ठीक है, नाउ विल मूव टुवर्ड्स द फार्मा पार्ट। लेट मी मूव टूवर्ड्स फार्मा पार्ट। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था आई थिंक 210 क्वेश्चन तक हम देख चुके थे। आज हम लोग 210 से 220 तक देखा था। यस, हम 221 से लेके 260 तक देख लेंगे आज। 40 फार्मा क्वेश्चंस विल बी डन। आपके लिए पूछा गया है अगेन मैच द फॉलोइंग। मैच द कॉलम्स को बहुत बार पूछा गया है। आपके लिए ड्रग्स दिया गया और उनके मैकेनिज्म, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया गया, एंड यू हैव टू मैच इट एंड गेट दी करेक्ट आंसर। सो आपके लिए पूछा गया ड्रग्स इज क्विनिडीन, निकोरांडिल, निफेडिपिन एंड एमिलोराइड, and the mechanism is block the L type of voltage sensitive calcium channel, inhibit renal sodium channels, open ATP sensitive potassium channels, and block the myocardial sodium channel. So we know that निकोरांडिल, यही पेपर में निकोरांडिल का भी हमने आई थिंक प्रीवियस पार्ट में, पार्ट 3 में हमने देख लिया था कि निकोरांडिल के बारे में पूछा था, दैट इज द पोटेशियम चैनल ओपनर। सो Q का 3 है, तो Q का 3 किस में है, इसमें प्रेजेंट है A, और B में प्रेजेंट है Q का 3। एंड देन उसके बाद हमको क्या मैच करना है, S का 1 या 2। तो आपको S का देखना है, एमिलोराइड। एमिलोराइड क्या है,
ब्लॉक करता है एल टाइप ऑफ चैनल या इनहिबिट करता है रेनल सोडियम चैनल। एंड वी नो दैट निफेडिपिन क्या है, निफेडिपिन जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। तो आर गोज फॉर द वन, सो दैट्स व्हाई वी गेट बी एज द करेक्ट आंसर, जिसमें से क्विनिडीन इज ब्लॉक द मायोकार्डियल सोडियम चैनल, निकोरांडिल इज ओपन द एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, निफेडिपिन block L type of voltage sensitive calcium channel, and amiloride is inhibiting the renal sodium channel. So question number triple two, no, double two one, that is 221 का आंसर जो है that is option B. Next is question number ट्रिपल टू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको ट्रू स्टेटमेंट यहाँ से ढूंढना है। ड्रग पोटेंसी इज क्लियरली अ फैक्टर इन चूजिंग द डोज ऑफ ड्रग, एफिकेसी इज मोर डिसाइसिव फैक्टर्स in the choice of drug, a dose response curve position rightwards indicate higher potency, and hydrolysine has a flat dose response curve. So इसमें से आपको पूछा गया है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन इज 1 2 2 3 1 3 एंड 4 एंड 1 2 एंड 3। ठीक है, सो पहले तो बात हम देखते हैं ड्रग पोटेंसी। ड्रग पोटेंसी इज क्लियरली a choice for the chooses a factor for choosing a dose of a drug. Yes, ड्रग पोटेंसी अगर बेस्ड ऑन ड्रग पोटेंसी कितना पोटेंट ड्रग है तो कितना डोज देना, उस हिसाब से डोज ऑफ अ ड्रग्स इज क्लियरली वेरिंग। इट इज अ क्लियर फैक्टर एंड यस इट इज करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट, सो बी गॉट एलिमिनेटेड। ठीक है, देन आपको पूछा गया एफिकेसी इज मोर डिसाइसिव फैक्टर देन चॉइस ऑफ ड्रग। यस, एफिकेसी जो है मोस्ट डिसाइसिव फैक्टर, कितना इफेक्टिव वो ड्रग है, कितना एफिशिएंसी वो शो कर रहा है, इट इज द मोस्ट डिसाइसिव फैक्टर, दैट्स व्हाई ऑप्शन टू इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑप्शन टू तो ऑप्शन सी गॉट एलिमिनेटेड एंड वी गेट, हमको अभी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से करेक्ट आंसर डिटरमाइन करना है। आपको बोला गया है डोज रिस्पॉन्स कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट होता है हायर पोटेंसी के लिए। इज इट सो? दिस इज वेरी इनकरेक्ट, बिकॉज ये इनकरेक्ट है, बिकॉज जो डोज रिस्पॉन्स कर्व है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा टू इंडिकेट हायर पोटेंसी एंड राइट वर्ड शिफ्ट होगा टू इंडिकेट लो पोटेंसी। लो पोटेंसी मतलब इट विल शिफ्ट टू राइट। ठीक है, सो अगर डोज रिस्पॉन्स कर्व है तो ये राइट वर्ड शिफ्ट होना यानी कि लो पोटेंसी, एंड ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा मतलब दी हायर पोटेंसी। ठीक है, एंड हाइड्रोलिजिन इज हैज अ फ्लैट डोज रिस्पॉन्स कर्व, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो एक बार 3 हमको पता चल जाता है ना, तो यू विल डायरेक्टली गेट इनटू द आंसर दैट इज 1 एंड 2, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड हाइड्रोलिजिन का फ्लैट डोज रिस्पॉन्स कर्व नहीं होता, हाइड्रोलिजिन का स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है। केडी त्रिपाठी में हाइड्रोलिजिन और हाइड्रोक्लोरथाइजाइड का एक डायग्राम दिया गया है, उसमें ये हाइड्रोलिजिन का डायग्राम दिया गया है, उसी तरह से हाइड्रोक्लोरथाइजाइड का डायग्राम दिया गया है। हाइड्रोक्लोरथाइजाइड जो होता है, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, इसका जो है वो फ्लैट डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है, वेरएज हाइड्रोलिजिन का जो डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है दैट इज अ स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व। ठीक है, तो इससे हमको पता चला ट्रिपल टू का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट एंड रिमेनिंग आर इनकरेक्ट। देन उसके बाद बोला है अगेन जो फार्माकोलॉजी पार्ट से इस पर्टिकुलर पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं दैट आर टू इजी। बाकी के जो पार्ट जैसे कि अगर केमिस्ट्री देखा जाए एंड बाकी के स्टफ देखा जाए दैट इज bit on a higher level, but pharmacology is kind of doable and very easy questions, and most of them were from classifications. So identify, यहाँ पे बोला गया है आपको आइडेंटिफाई एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ऑप्शंस आर एलिस्केरेन, spironolactone, lisinopril and telmisartan. Very easy questions from classification. D, telmisartan. Sartans are called as angiotensin receptor blocker. ये प्रिल्स वाले जो होते हैं ACE inhibitor होते हैं, एलिस्केरेन इज डायरेक्ट रेनिन inhibitor and spironolactone is what? It is a diuretic, aldosterone antagonist and diuretic में यूज किया जाता है। Then next question is question number 224, which says that which among the following is antiviral drug is anti-influenza. इनमें से anti-influenza एंटीवायरल ड्रग है, चारों भी एंटीवायरल ड्रग। पहले आपको ढूंढना है चारों भी एंटीवायरल ड्रग है कि नहीं, एंड देन उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है एंटी इन्फ्लुएंजा में कौन सा यूज होता है। ओसेल्टामिविर, लैमिवुडिन, असिक्लोविर एंड रिबाविरिन। सो इसमें से चारों भी ऑप्शन जो है वो एंटीवायरल ड्रग के है। गॉट इट, करेक्ट, मतलब कि हम लोग कुछ एलिमिनेट नहीं कर पाए। देन उसके बाद आपको पूछा एंटी इन्फ्लुएंजा, तो एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग जो है वो होता है ओसेल्टामिविर, जो है एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग है। ओसेल्टामिविर, जेनामाविर, तो ये सारे जो है एंटी इन्फ्लुएंजा में यूज किया जाता है। वेयर एज असाइक्लोविर, रिबाविरिन एंड लैमिवुडिन किस लिए यूज करते हैं, लेट अस सी। असाइक्लोविर जो है एंटी हर्पीस के लिए होता है, एंटी हर्पीस। ठीक है, असाइक्लोविर इज एंटी हर्पीस ड्रग, एंटी हर्पीस मतलब हर्पीस के लिए इस्तेमाल होता है। लैमिवुडिन जो है वो रेट्रोवायरस, दैट इज एंटी रेट्रोवायरस है।
एंड रिबाविरिन जो है वो हेपेटाइटिस सी के इसलिए यूज किया जाता है। ठीक है, हमने बाकी के 4 ऑप्शन देख लिए। देन उसके बाद आपको पूछा गया है मैच द फॉलोइंग अगेन। इट सेज दैट लाइक सिफालोस्पोरिन के क्लासेस से ये क्लासिफिकेशन पूछा गया, सेफाड्रॉक्सिल, सेफ्यूरोक्सामाइन, सेफोटेक्साइम एंड सेफेक्सामिन। एंड आपको उसके जनरेशन पूछे गए एज वेल एज ओरल है या पेरेंटल है, ये आपको पूछा गया है। सो इसका जो है अगर आपने क्लासिफिकेशन किया होगा तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सिफिक्सामिन जो होता है वो होता है थर्ड जनरेशन ओरल पेरेंटल। देन सेफाड्रॉक्सिल जो होता है फर्स्ट जनरेशन ओरल सेफालोस्पोरिन। सो P4 होना चाहिए। तो P4 किसमें दिया? यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। P4 दैट इज सेफाड्रॉक्सिल जो होगा फर्स्ट जनरेशन ओरल सेफालोस्पोरिन होता है। Q जो होता है सेफ्यूरोक्सामाइन वो सेकंड जनरेशन पैरेंटल सेफालोस्पोरिन है। देन R जो है दैट इज थर्ड जनरेशन पैरेंटल सेफालोस्पोरिन। एंड सेफिक्सामाइन जो है वो क्या है? सेफिक्साइन। दिस इज द थर्ड जनरेशन ओरल सेफालोस्पोरिन। देन उसके बाद आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 226 विच सेज दैट द पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल बिटवीन द सरफेस ऑफ टाइटली बाउंड लेयर एंड द इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन इज नोन एज। देखो, ये अगर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर ये मॉलिक्यूल के चार्ज पे डिपेंड करता है कि टाइटली बाउंड लेयर कौन सी होगी। ठीक है, अगर वो नेगेटिव चार्ज होगा तो टाइटली बाउंड जो होगी पॉजिटिव लेयर होगी। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो उसके पास जो टाइटली बाउंड लेयर होगी वो नेगेटिव होगी। तो अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज लेयर लेती हूँ, पॉजिटिवली चार्ज ये पार्टिकल है, तो यहाँ पे एक टाइटली बाउंड लेयर होगी जो होगी नेगेटिव की। ठीक है, इस ये टाइटली बाउंड लेयर होगी, फिर यहाँ पे नेगेटिव भी होगे और साथ में कुछ लिमिटेड पॉजिटिव होगे। दिस आई हैज दिस डायग्राम फॉर दिस। यस, ये जो हमारा पार्टिकल है, अगर मैं पार्टिकल को दूसरे हाँ, ये हमारा पार्टिकल है। ठीक है, एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये हो गई हमारी टाइटली बाउंड लेयर। कौन सी वाली? ये जो नेगेटिव वाली दिख रही है ये होगी हमारी टाइटली बाउंड लेयर। एंड इसी को हम कहते हैं नर्नेस्ट पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद जो लेयर आई, ये जो लेयर आने के बाद है ना, जो नेगेटिविटी है थोड़ी कम होगी, बिकॉज वो पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव अट्रैक्ट होगे, तो नेगेटिव थोड़े कम होते जाएंगे, पॉजिटिव विल स्टार्ट ऑन इंक्रीजिंग। बट एज सच वो न्यूट्रल नहीं हो जाएंगे, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज नहीं आएंगे, वो इलेक्ट्रो न्यूट्रल लेयर में आ जाएंगे कि दो अगर नेगेटिव है तो दो पॉजिटिव आ जाएंगे, मतलब न्यूट्रल स्टेटस मेंटेन करेंगे। एंड ये जो पोटेंशियल होता है, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल। ठीक है, एंड ये वाली जो लेयर होती है यहाँ पे इसको स्टर्न पोटेंशियल कहा जाता है। गॉटिक। एंड आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द पोटेंशियल बिटवीन सरफेस ऑफ टाइटली बाउंड लेयर टू दैट ऑफ electroneutral layer is called as, it would be the answer is nernest potential, epsilon potential, all of the above and zeta potential। और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज zeta potential इसको कहा जाता है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 227 क्वेश्चन नंबर which says that the criteria to call a system as colloid is। अगर colloid बोलना है किसी सिस्टम को तो उसका क्राइटेरिया क्या है? ये जो क्वेश्चन है काइंड ऑफ बहुत बोलते हैं ना, क्लियर कट क्वेश्चन नहीं है। देर आर लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलॉइड। ठीक है, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलॉइड, कोलॉइडल सोल्यूशन। ठीक है, एंड यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से आपको बेस्ड ऑन दैट ऑप्शन आपको डिटरमाइन करना है कि कौन सा कोलॉइड पूछा गया है, एंड दस उसके आंसर जो है वो डिफर करेगा। So criteria to call the system colloid is electrolyte in small amount induced stabilization. It is reversible. Particles have high electric charge and viscosity increases by the presence of electron। and आपको पूछा गया है क्या क्राइटेरिया होना चाहिए to call a system as colloid। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। पार्टिकल जिसके हाई इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको कोलॉइड बोला जाता है। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है वो जो है लायोफोबिक कोलॉइडल सोल्यूशन के लिए पूछा गया। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इन स्मॉल अमाउंट इंड्यूस स्टेबिलाईजेशन इज फॉर लायोफिलिक पार्ट। ठीक है, रिवर्सिबल सिस्टम जो होता है वो लायोफिलिक का होता है, क्योंकि लायोफोबिक कोलाइड जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। लायोफोबिक कोलाइड में अगर इलेक्ट्रोलाइट का आना ना जाना, इट इज काइंड ऑफ अनस्टेबल विद दैट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड विस्कोसिटी इंक्रीज नहीं होती इन प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल इन लायोफोबिक, बट इट इज लायोफिलिक का कंडीशन। वेरा जो हाई चार्ज डेंसिटी है ना, ये लायोफोबिक का कंडीशन है, एंड लायोफिलिक का जो है लेस चार्ज डेंसिटी होता है। सो बेस्ड ऑन दैट आई डिटरमाइंड इट एज कि इसको पूछा गया लायोफोबिक कोलाइड के लिए, एंड वी गेट द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पार्टिकल हैव द हाई इलेक्ट्रिक चार्ज। देन उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया आपको
question number 228, which says that one of the following apparatus is used to determine the particle size of the gravity sedimentation method. The options are pycnometer, Oswald viscometer, Anderson pipette and Coulter counter. बहुत इजी क्वेश्चन है. द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एंडरसन पिपेट जो है ग्रेविटी सेडिमेंटेशन मेथड, इससे हम पार्टिकल डिटरमाइन करते हैं एंड इसी को एंडरसन पिपेट से यूज करके डिटरमाइन करते हैं. ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर एज द नेम सजेस्ट, ये विस्कोसिटी के लिए होता है. कुल्टर काउंटर हम लोग अगेन साइजिंग ऑफ पार्टिकल डिटरमाइन करते हैं. साइजिंग ऑफ पार्टिकल हो गया, इमल्शन हो गया, उसकी साइजेस डिटरमाइन करने ग्लोब्यूल्स की, तो विल गेट फॉर द कुल्टर काउंटर. तो जैसे वो एक एक पर्टिकुलर साइज के थ्रू जब वो पार्टिकल पास होगा तो एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, उसके बेसिस पे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं व्हाट इज द साइज, दैट इज द कुल्टर काउंटर मेथड. एंड पिक्नोमीटर इज फॉर डेंसिटी. हमको अगर डेंसिटी फाइंड आउट करना है किसी भी सॉल्यूशंस का या कोई भी पार्टिकल था, वी यूज पिक्नोमीटर एज द इंस्ट्रूमेंट. ऑप्शन देन आता है क्वेश्चन नंबर 229, which says that which of the following is the time dependent non Newtonian material. So आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि फिजिकल फार्मेसी से भी क्वेश्चन पूछे गए. shear thickening, rheopectic, shear thinning and plastic. So the correct answer for this is option B, rheopectic. So because ये time dependent and non Newtonian material होते हैं, तो non Newtonian material में time dependent is rheopectic plus thixotropy. ठीक है, ये होता है टाइम डिपेंडेंट एंड नॉन न्यूटोनियन. वेयर एज टाइम इंडिपेंडेंट एंड नॉन न्यूटोनियन मटेरियल जो होते हैं वो प्लास्टिक होते हैं, सुडो प्लास्टिक होते हैं और डायलेटेंट होते हैं. ठीक है. देन आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 230, विच सेज दैट विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ चीलेट. चीलेट का कौन सा एग्जांपल है? सिस्प्लैटिन, आयोडीन, फेरोसिन एंड हीमोग्लोबिन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज हीमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर. हीमोग्लोबिन जो होते हैं उसके जो चेन्स होते हैं उसके बीच में जो है हीमोग्लोबिन के जो भी चेन्स होते हैं उसके बीच में फेरस आयन जो होता है वो चीलेट करके प्रेजेंट होता है. ठीक है. एंड एज सच जो चीलेट है इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देन इज क्वेश्चन नंबर 231, which says that the process in which vapor molecules are recaptured by the molecules at the liquid surface is called as evaporation, sublimation, condensation and boiling. बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे गए. इसका जो करेक्ट आंसर है वो कंडेंसेशन है. कैसे? आपको बोला वेपर मॉलिक्यूल रिकैप्चर कर रहे हैं हम लोग, तो जब भी हम बॉईल करते हैं कोई चीज बॉईल करने के बाद उसके जो वेपर्स बनते हैं उसको रिकैप्चर करके अगेन हम लोग उसको फिल्टर आउट करते हैं, रिकैप्चर करते हैं, वो कंडेंसेशन के प्रोसेस में किया जाता है. इवापोरेशन में हम लोग को क्या करते हैं, जब इवापोरेशन होता है तो कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड बनता है. सब्लिमेशन इज नथिंग बट डायरेक्ट सॉलिड टू लिक्विड सॉलिड टू गैस कन्वर्जन सब्लिमेशन होता है. एंड बॉइलिंग तो यू नो दैट. देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 232, विच सेज दैट द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट इज ड्यू टू. जो सोप एंड डिटर्जेंट अब क्लीनिंग एक्शन किस वजह से दिखाता है, ऐसा क्या कंपोनेंट है उसकी वजह से दिखाता है? इट इज ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन. दैट इज व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट? internal friction, high hydrogen bonding, surface tension and viscosity. and इसका जो correct answer है that is surface tension. because of this surface tension they are used to show soaps and detergent जो है cleaning action दिखाते हैं. based on that they react with the material which has been given. ठीक है. then उसके बाद आता है question number 233, which says that separation of dispersed phase from the continuous phase of emulsion is termed as breaking, creaming, coalescence and caking. ना इसमें इमल्शन के इंस्टेबिलिटीज पूछे गए, जिसमें से आपको बोला है डिस्पर्स्ड फेज जो है वो कंटिन्यूस फेज के साथ सेपरेट हो रहा है. ठीक है. सेपरेट हो रहा है, टोटली हो चुका है ये नहीं पूछा, तो ब्रेकिंग नहीं आएगा. इसमें जो आंसर की में दिया गया दैट इज क्रीमिंग. सो क्रीमिंग में क्या होता है कि दे स्टार्ट टू गेट अपार्ट, सेपरेट होता है, क्रीम लेयर फॉर्म होती है, ऑयल ग्लोब्यूल्स की क्रीम लेयर फॉर्म होती है. सो अगर ये इमल्शन है दिस इज काइंड ऑफ स्टेबल इमल्शन. एंड जब क्रीमिंग होता है तो ये ग्लोब्यूल्स जो है दे विल बी कॉन्सेंट्रेटेड नियर दी सरफेस. ठीक है. सो इस तरह से सेपरेशन होना स्टार्ट होता है. और जब ये टोटली सेपरेट हो जाता है कि ऑयल लेयर सेपरेट एंड वाटर लेयर सेपरेट, तो इसको ब्रेकिंग कहा जाता है. ठीक है. क्रीमिंग इज काइंड ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप बिफोर ब्रेकिंग जैसे इंस्टेबिलिटी आने से पहले इमल्शन की क्रीमिंग अकर्स. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज क्रीमिंग. देन उसके बाद आपको पूछा गया है 234, question number 234, which says that Reynolds number depends on roughness of pipe, surface area of pipe, viscosity of liquid and volume of liquid. Reynolds number किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग? फ्लो ऑफ फ्लूइड डिटरमाइन करने के लिए. ठीक है. ये इंजीनियरिंग से फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है.
इसमें जो पूछा गया है, इसको पूछा है कि रेनॉल्ड नंबर डिपेंड किस पे होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 234, bulk viscosity. Viscosity is the correct answer. Based on viscosity the flow depends कि वो लैमिनार फ्लो होगा या टर्बुलेंट फ्लो होगा। आप मुझे बताओ कि रेनॉल्ड्स नंबर जब हायर होता है तब लैमिनार फ्लो होता है या टर्बुलेंट फ्लो होता है, या कौन सा फ्लो, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर जब इंक्रीज होगा तो कौन सा टाइप का फ्लो डिटरमाइन करता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जब रेनॉल्ड्स नंबर होता है तब कौन सा फ्लो आपको दिखता है, ठीक है, ज्यादा होता है तब। तो इसका रेनॉल्ड्स नंबर का जो इक्वेशन है, रेनॉल्ड्स इक्वेशन मैं आपके लिए लिख देती हूँ। R इज इक्वल टू रो वेलोसिटी डिवाइड बाय म्यू। इसमें से ये हम आर ई दैट इज नथिंग बट रेनॉल्ड्स नंबर जो कि फ्लो प्रॉपर्टी डिटरमाइन कर प्रेडिक्ट करता है फ्लूइड फ्लो को, एंड बल्क, ये म्यू जो है दैट इज बल्क विस्कोसिटी, एंड इसी को हम लोग बेस्ड ऑन दैट फ्लो डिटरमाइन होता है। V is for velocity, ठीक है, एंड L is for length, एंड ये रो is for density. Got it? Density of that liquid. सो रेनॉल्ड्स नंबर हो गया। देन उसके बाद आपको पूछा गया अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है, आप जाके RRB 2019 जो मैंने पेपर डिस्कस किया उसका फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मिल्स पे पूछा गया है। एंड तभी मैंने बोला था मिल्स आर इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक बार मिल पूछ लिया गया है तो नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। एंड हियर सी पूछा गया है मिल्स के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एट्रिशन ओनली। मैंने वहां पे आपको बताया था कि प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, हमको डेप्थ पता चल गई थी कि वो लोग चीज क्या पूछ रहे, सो उससे हमको पता चला कि दे आर आस्किंग प्रिंसिपल। तो अगर आप तब प्रिंसिपल सारा देख लेते तो यू वुड हैव गॉट दिस आंसर करेक्ट। सो एट्रिशन ओनली पे कौन सा मिल जो है वर्क करता है, बॉल मिल, ट्यूब मिल, रोलर मिल या फ्लूइड एनर्जी मिल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोलर मिल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि एट्रिशन ओनली पे होता है। बॉल मिल जो है इम्पैक्ट प्लस एट्रिशन पे होता है, इम्पैक्ट प्लस एट्रिशन। इसी तरह से इम्पैक्ट प्लस एट्रिशन फ्लूइड एनर्जी मिल का भी होता है, ठीक है, इम्पैक्ट प्लस एट्रिशन फ्लूइड एनर्जी मिल का भी होता है। ओनली इम्पैक्ट जो होता है वो हैमर मिल में आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको मिल के सारे प्रिंसिपल भी देख लेने हैं, वापस से एक बार कह रही हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 236 क्या कह रहा है, एट द गिवन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ मटेरियल इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस टेक प्लेस। यहाँ पे बोला है कि मॉइस्चर कंटेंट जो है मटेरियल का वो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट से ज्यादा है तो कौन सी प्रोसेस टेक प्लेस होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिसॉर्प्शन की प्रोसेस। डिसॉर्प्शन की प्रोसेस जो है वो टेक प्लेस होगी जब मॉइस्चर कंटेंट एक पर्टिकुलर पार्टिकल या मटेरियल का ज्यादा एज कम्पेयर टू इक्विलिब्रियम कंटेंट, और जब वो कम होता है, मतलब कि जो मॉइस्चर कंटेंट है वो एज कम्पेयर टू इक्विलिब्रियम इज लेस देन एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन, नॉट एडजॉर्प्शन नहीं बोला, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा जब मॉइस्चर कंटेंट जो है एज कम्पेयर टू इक्विलिब्रियम लेस होगा, ठीक है। एडजॉर्प्शन क्या होता है, जस्ट मॉइस्चर जो है स्टिक आउट होते हैं अराउंड दी पार्टिकल। एंड सॉर्प्शन में एंड सॉर्प्शन ये पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसमें ये दो टाइप आते हैं, दैट इज एडजॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हमको मिल गया दैट इज डिसॉर्प्शन। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 237 सेज दैट इन इक्वेशन ऑफ पॉइसलीज एंड कॉन्जेनी थियरी वी स्टैंड्स फॉर व्हाट, वेलोसिटी, विस्कोसिटी, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन या फ्लो एंड नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड फ्लो। आपका काम है, यू हैव वन होमवर्क, डू दिस थिंग। ये जो पर्टिकुलर थियरी है इसको जाके इसका इक्वेशन देखिए, आपको जाना है, इसका इक्वेशन देखना है, उसके जो सारे टर्म्स है, उसके जो सारे जैसे कि ये वेलोसिटी, विस्कोसिटी, ये जो भी टर्म्स है, जैसे मैंने आपको रेनॉल्ड्स इक्वेशन का बताया उसी तरह से आपको ये थ्योरी ये जो थ्योरी है पॉइसलीज एंड कॉन्जेनी थ्योरी, इसको जाके देखना है, और इसके जो पर्टिकुलर टर्म्स है वो कौन से टर्म्स है, वो फॉर्मूला क्या है, उसके सारे जो फॉर्मूला के जो भी टर्म्स है उसको स्टडी करना है। जैसे आपको यहाँ पे वी पूछा गया है, वी इज नथिंग बट रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड फ्लो। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स है उसको देखना है एंड उसको स्टडी करना है, ये आपका काम है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 238, corrosion of a material by furnace gas is classified as wet corrosion, dry corrosion, galvanic corrosion and crevices corrosion. So opposite A and B are opposite, and इन दोनों में से एक स्टेटमेंट का आंसर होने की प्रोबेबिलिटी इज द हाईएस्ट।
सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्राई करोजन। ऑब्वियसली गैसेस बोला है, नॉट अ लिक्विड सोल्यूशन, सो गैसेस है इसलिए ये ड्राई करोजन। अगर वो कोई लिक्विड होता तो फिर इट वुड हैव बीन क्लासिफाइड एज वेट करोजन। गैल्वेनिक करोजन क्या होता है, जब दो डिफरेंट मेटल जो एक इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में करोजन होता है, जिसमें से एनोड जो है, एनोड वाला जो पर्टिकुलर मटेरियल होगा वो प्रेफरेंशियली करोड होगा। एनोड प्रेफरेंशियली गेट करोडेड, प्रेफरेंशियली corroded, then it is called as galvanic corrosion। एंड क्रिवाइसिस करोजन मतलब कि जब एक मटेरियल में स्पेसेस रह जाते, क्रिवाइसिस होती है, तो वहां पे जो है आयंस जो होते हैं, जब भी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पास होगा उसके जो आयंस होते हैं वहां पे कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, और उसी कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वो पर्टिकुलर एरिया का कोरोजन होना स्टार्ट होता है, उसको बोला जाता है क्रिवाइस करोजन। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 239 which says that which among the following glass container can be used to protect against IR glasses? Option is amber colored, yellow colored, green colored and transparent. According to answer key, they have given it as green color, but I think that the correct answer should be amber colored is used to protect against the IR rays. आप एक बार चेक कीजिए कि ग्रीन या एम्बर कलर में से कौन सा करेक्ट आंसर है, बट अकॉर्डिंग टू माई finding, it has been found that amber color is used to protect it from IR rays as well as UV rays। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 240। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो पैटर्न ऑफ फ्लूइड इज ऑब्जर्व व्हेन द पैडल इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग अ लिक्विड? जब पैडल यूज करते हैं, दिस इज पैडल, जब इसको लिक्विड को मिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है तो हमको कौन सा फ्लो पैटर्न मिलता है? एक्सियल, ट्रांजिशनल, टेंजेंशियल, सॉरी, रेडियल एंड टेंजेंशियल। सो द करेक्ट आंसर इज रेडियल एज वेल एज टेंजेंशियल, हमको ये फ्लो मिलता है वाइल जब हम पैडल यूज करते हैं फॉर मिक्सिंग द लिक्विड। देन आता है क्वेश्चन नंबर 241। वी आर लेफ्ट विथ 20 मोर क्वेश्चंस। 241, the spherical dried product with a central hole is produced by spherical dried product with central hole is produced by spray dryer, rotary dryer, freeze dryer and fluidized bed dryer। इसमें अभी ड्रायर्स पूछे गए हैं, सो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी का कोई भी एग्जाम में अभी ड्रायर्स पूछ सकते हैं। और किस तरह से पूछा है ड्रायर्स, मतलब कौन सा ड्रायर कौन से प्रोडक्ट के लिए, किस टाइप के प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर जो है वो यूज किया जाता है ताकि ड्राई किया जाए विद प्रोडक्ट विद सेंट्रल होल। देन फ्रीज ड्रायर को हम लोग क्या बोलते हैं? लायोफिलाइजर भी बोलते हैं। एंड बाकी के ड्रायर का आपका क्या देखना है कि कौन से टाइप के प्रोडक्ट जो हम लोग पर्टिकुलर ड्रायर में ड्राई करते हैं, उनका तो थोड़ा मैकेनिज्म या डायग्राम से आपको जस्ट मैकेनिज्म को याद रखना है। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 242 विच सेज दैट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज? प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू डेवलप फाइनल डोसेज फॉर्म्स, टू अंडरस्टैंड दिस फिजियोकेमिकल properties of drug substance, to conduct clinical trials या to determine the therapeutic index। सो यस, व्हाट इज प्री फॉर्मुलेशन? मतलब पहले फॉर्मुलेशन के पहले जो स्टडीज होती है उसको प्री फॉर्मुलेशन कहते हैं। क्यों किया जाता है? सो ऑप्शन इज टू अंडरस्टैंड दी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस। अभी कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल आपने फाइंड आउट किया, वो एज अ ड्रग फॉर्मुलेट किया जा सकता है कि नहीं, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, उसको किस तरह से डोसेज फॉर्म में डालना है, क्या है उसकी स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो भी है वो सारी जो प्रॉपर्टीज हम पहले डिटरमाइन करेंगे, प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में डिटरमाइन करते हैं। फाइनल डोसेज फॉर्म इनकरेक्ट, क्लिनिकल ट्रायल इनकरेक्ट एंड थेरापेटिक इंडेक्स इनकरेक्ट, ये सब बाद में, एक बार ड्रग का पर्टिकुलर बेसिक कैरेक्टर हमको पता चल जाए उसके बाद हम लोग फर्दर मूव ऑन कर सकते हैं। देन आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 243 विच सेज दैट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग अप्रूवल वैरी बिटवीन कंट्री ड्यू टू डिफरेंस इन क्लाइमेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, कल्चरल प्रेफरेंसेस या लीगल फ्रेमवर्क। ऑब्वियसली जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, अभी एक पर्टिकुलर ड्रग आप किसी एक्स कंट्री में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमको एक्सपोर्ट करना है। क्या हाइजीनिक फैक्टर चाहिए रहता है, किस तरह से वो लोग कौन से पैरामीटर्स को कंसिडर कर रहे हैं, उस पैरामीटर्स के बेसिस पे आपका फॉर्मुलेशन, आपका डोसेज फॉर्म या आपकी पैकेजिंग, all that stuff will be determined based on their regulation, their rules and regulations। So climate is not a factor, population से क्या ही लेना देना, culture is not a factor, and so the correct answer is legal framework। उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उनके जो जैसे कि हमारे यहाँ से हम लोग को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, उसी तरह से उनके जो एक्ट्स होंगे, उनके जो रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, उनके अकॉर्डिंग हमको ड्रग को फॉर्मुलेट करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन एक्सपोर्ट इट। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 244 विच सेज दैट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एम्स टू एंश्योर
हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एफिशिएंट प्रोडक्शन शेड्यूल्स, कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटीज एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। पहले तो बोलो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पूछा गया है। हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हो, सपोज कोई भी फार्मा कंपनी आपकी खुद की है, तो आप क्या चाहोगे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई हो? दिस इज काइंड ऑफ लॉस मेकिंग टू अवर कंपनी। So A got out. Efficient production schedule. It is not related to quality. Consistent product quality. Quality. ठीक है? So the correct answer for this is option C. Maximizing profit is always एक motive होता है कोई भी business start करने के पहले. But it is not related to quality management system. देन उसके बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर 245 पूछा गया है, विच रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स अप्रूव करने के लिए कौन सी बॉडी है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, आईसीएमआर दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सिडिस्को दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, या नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। पहले तो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए बोला है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डीसीजीआई दैट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है हमारा, it is approving responsibility, it has the authority to approve for the clinical trial। जो आईसीएमआर है वो मेडिकल रिसर्च में मोस्टली एंड ये गाइडलाइंस देता है रिलेटेड टू एनी थिंग्स रिलेटेड टू मेडिकल रिसर्च। जो आईसीएमआर है वो गाइडलाइंस देगा, बट हैज सच अप्रूविंग बॉडी नहीं है। सिडिस्को जो है ओवरऑल रूल्स एंड रेगुलेशन मैनेजमेंट के लिए है, एंड नेशनल एग्रीडेशन ये तो लेबोरेटरीज के लिए एज सच द नेम डिटरमाइंस। ठीक है, नाउ इज क्वेश्चन नंबर 246। Near CMC, critical micellar concentration, micelles of surfactant molecules assume the shape of spherical, layered, rod shape या cylindrical। So critical micellar concentration क्या है ये आप मुझे बताइए। एंड जब नियर क्रिटिकल माइसेलर कॉन्सेंट्रेशन होता है तो जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल वो किस तरह का शेप अज्यूम करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर वो है स्पेरिकल शेप। कैसे? अगर ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, सो जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल है वो इस तरह से इसको घेर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसा स्पेरिकल शेप बन जाता है क्योंकि ये जो होता है हाइड्रोफिलिक हेड होता है, एंड ये जो होती है हाइड्रोफोबिक टेल होती है। जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो ये जो पर्टिकुलर पार्टिकल होता है वो भी हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट बताती है, एंड ये जो हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने के लिए एंड एक यूनिफॉर्म फेस बनाने के लिए दे हेल्प अस। ठीक है, सो जो नियर क्रिटिकल CMC दैट इज क्रिटिकल माइसेलर कॉन्सेंट्रेशन वी गेट द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स कौन सा शेप अज्यूम कर देते हैं? स्पेरिकल शेप। देन उसके बाद आपको पूछा गया है 247, Oristele is a Latin term for eye drop, ear drops, nasal drop and spray solution। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ईयर ड्रॉप्स। ईयर ड्रॉप्स में हम लोग एरिस्टेले लैटिन टर्म यूज किया जाता है। स्प्रे सोल्यूशन के लिए भी यूज नेब्यूला एज अ टर्म, एंड ड्रॉप्स के लिए एज सच हम लोग ये वर्ड को यूज करते हैं, ड्रॉप्स को। नॉर्मली ड्रॉप्स अगर बोलते हैं ना उसके लिए। देन उसके बाद आपको पूछा गया है अगेन, जैसे कि हम लोग को इमल्शन का डिफेक्ट पूछा गया था, यहाँ पे अभी टैबलेट का डिफेक्ट पूछा गया है। तो इसी तरह से डिफेक्ट ऑल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 248 says that the use of dash in process of tablet compression may cause whiskering. Option is convex punches, flat punches, concave punches and biconvex punches। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट है, इसमें से एक होने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी दैट इज कॉन्केव पंचेस जो होता है इसके वजह से जो टैबलेट कंप्रेशन के टाइम ये विस्करिंग जैसा इफेक्ट होता है, ये टैबलेट के एज का एक इफेक्ट है। ठीक है, डिफेक्ट है, नॉट इफेक्ट, डिफेक्ट है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 249 विच सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। इन टर्मिनल स्टरलाइजेशन द प्रोडक्ट इज स्टरलाइज्ड इन इट्स फाइनल पैकेजिंग। लैमिनार फ्लो इज नॉट यूज्ड इन aseptic processing. Aseptic techniques involves creating and maintaining a sterile environment during the production of pharmaceutical products and none of the above। So यहाँ पे पूछा है which of the following is not correct। So the correct answer is laminar flow is not used in aseptic process। क्योंकि laminar flow is used in aseptic process, not used नहीं, use किया जाता है। laminar flow use करते हैं ताकि एक जब लैमिनार फ्लो होता है तो पार्टिकल का जो वहां पे जो कंटेमिनेशन होता है, एयर कंटेमिनेशन में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूम रहे होते हैं तो वो दे कैन नॉट कंटेमिनेट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इसलिए लैमिनार फ्लो इज इंपॉर्टेंट फॉर द
aseptic टेक्निक। आपने अगर प्रैक्टिकल्स किए होगे तो यू वुड हैव गेट दिस आंसर करेक्ट। तो टर्मिनल स्टरलाइजेशन में द प्रोडक्ट इज स्टरलाइज इन इट्स फाइनल पैकेजिंग इज करेक्ट। एसेप्टिक टेक्निक में क्या होता है, वी मेंटेन अ स्टरलाइज एनवायरमेंट कंडीशन, ताकि हम लोग फार्मास्यूटिकल जो कि स्टरलाइज प्रोडक्ट बनाने के लिए, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। दैट्स व्हाई द ऑप्शन बी is incorrect and that's why the option B is the correct answer for this question. Then उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 250 says the ophthalmic solution is sterilized by, जो ophthalmic solution है उसको किस तरह से sterilize किया जाता है, by gas sterilization, by bacteria retentive filters, by chemical sterilization or by hot air oven. So the correct answer is option B, bacterial retentive filters use करते हैं हम लोग to sterilize the ophthalmic solutions. We don't use normal heat based sterilization because वो प्रोडक्ट को डैमेज करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 251 which says that a compound of 5 amino salicylic acid with sulfapyridine is sulfasalazine, biosalazine, mesalazine and olsalazine। वेरी इजी क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है सल्फासालिजिन। सल्फासालिजिन क्या है, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड सल्फापिरिडीन के साथ वी हैव। देन इज क्वेश्चन नंबर 252, लास्ट सम 8-9 क्वेश्चन रिमेनिंग। 252 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, कौन सा पेयर करेक्ट है। Capecitabine is pyrimidine antagonist, cyclophosphamide is anti-mitotic, methotrexate is alkylating agent, and 5-fluorouracil is purine antagonist। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, कैप्सिटाबिन जो है वो pyrimidine antagonist है, साइक्लोफॉस्फामाइड इज अल्काइलेटिंग एजेंट। सो साइक्लोफॉस्फामाइड जो होता है वो अल्काइलेटिंग एजेंट है। मिथोट्रेक्सेट जो है वो है फोलेट एंटागोनिस्ट, एंड ये एंटी मेटाबोलाइट है। एंटी मेटाबोलाइट जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन में मिथोट्रेक्सेट आता है। ये चारों भी एग्जांपल जो है वो एंटी कैंसर ड्रग के। 5-fluorouracil इज अगेन अ pyrimidine एंटागोनिस्ट, ठीक है। देन उसके बाद आपको पूछा गया है व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ, आइडेंटिफाई द एडवर्स इफेक्ट ऑफ थायजाइड डायूरेटिक्स। तो थायजाइड डायूरेटिक्स होते हैं उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, एंड आप मुझे कमेंट करके बताइए एनी एग्जांपल फॉर द थायजाइड डायूरेटिक्स के एग्जांपल कमेंट, ठीक है। ऑप्शन इज हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, यूरेसीमिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरयूरेसीमिया। ये जो दो एडवर्स कंडीशन है थायजाइड डायूरेटिक की। वेरएज हाइपोकैलेमिया होता है, हाइपोकैलेमिया होता है थायजाइड डायूरेटिक्स का, और हाइपरकैल्सीमिया होता है, ठीक है। सो यहाँ से हमको थायजाइड डायूरेटिक का मिल गया कि व्हाट इज द एडवर्स इफेक्ट वी गॉट एज हाइपोकैलेमिया होता है, हाइपरकैलेमिया होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हाइपरयूरेसीमिया होता है। Then is saw question number 254 which says that which of the following statement is incorrect regarding S-omeprazole. It is R enantiomer of omeprazole. It has higher bioavailability than omeprazole. It has longer half-life and it is slowly eliminated. इसमें पहले ही बता दिया गया है। इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं ES, it is S only, ठीक है। So how come it would be the R enantiomer of omeprazole? So it is the incorrect one and as well, and that's why it is a correct answer for this question। यहाँ पे आपको incorrect पूछा गया कौन सा इसमें से incorrect है। So R enantiomer is incorrect because it is an S enantiomer of omeprazole, and बाकी के statement will go through। It has higher bioavailability than omeprazole, correct। That's why ये S enantiomer बना है। It has longer half life, correct, and it is slowly eliminated, correct। So बाकी के ये characteristic we get it for the S omeprazole। Omeprazole belongs to the category of proton pump inhibitor। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दैट इज हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप जो होता है उसको इनहिबिट करता है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 255 सेज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। अगेन इनकरेक्ट पूछा है। क्लोरप्रोमाजिन H1 एंटीहिस्टामिनिक, मेटोक्लोप्रोमाइड प्रोकाइनेटिक, ऑन्डेनसेट्रॉन 5-HT3 एंटागोनिस्ट एंड हायोसिन इज एंटीकोलिनर्जिक। सो थिंक अबाउट दिस इजी क्वेश्चन, 5 सेकंड के लिए थिंक करो क्या आंसर हो सकता है। इनकरेक्ट पूछा है आपको। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, क्लोरप्रोमाजिन जो है वो टिपिकल एंटी साइकोटिक होता है। सो इट इज अ टिपिकल एंटी साइकोटिक क्लोरप्रोमाजिन। मेटाक्लोप्रोमाइड जो है वो प्रोकाइनेटिक ड्रग होता है, करेक्ट। ऑन्डेनसेट्रॉन जो है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, करेक्ट। हायोसिन जो है एंटीकोलिनर्जिक है, करेक्ट। बाकी क्लोरप्रोमाजिन इज नॉट एन एंटीहिस्टामिनिक। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 256 which says that which of the following is not
अगेन नॉट अ बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर। सो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए उसमें से बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर कौन नहीं है? क्लैविलोनिक एसिड, सल्बैक्टम, टाजोबैक्टम एंड मेरोपिनम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मेरोपिनम बिलोंग्स टू दी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बीपिनम्स। ठीक है, एंड बाकी सब इज द बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर। ठीक है, क्लैविलोनिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टाजोबैक्टम। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। नाउ देखो आपके साइकोलॉजी से कैसे खेलते हैं। आपको पहले तो इन्होंने यहाँ से स्टार्ट हुआ, करेक्ट पूछा, ठीक है हम करेक्ट बता देते हैं, यहाँ से इनकरेक्ट, इनकरेक्ट एंड अगेन आपको इनकरेक्ट पूछा एंड देन सडनली आपके करेक्ट पे आ गया। तो थोड़ा जो ना ब्रेन थोड़ा ट्रिक हो जाता है इस चीज से, क्योंकि हम लोग जब इनकरेक्ट 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 देख रहे होते हैं और सडनली करेक्ट आ जाता है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वी ट्राई टू गेट इट एज इनकरेक्ट, हम इसमें से ढूंढने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका टाइम अगेन रिड्यूस होने लगता है, कि आपको आपका टाइम वेस्ट होने लगता है अगेन। इसलिए ध्यान से देखो कि क्या पूछा गया। सो यहाँ पे आपको करेक्ट पूछा गया है। Option is prazosin is a selective alpha 2 antagonist, clonidine is selective alpha 2 agonist, sulbactam salbutamol is selective beta 2 antagonist, and metoprolol is selective beta 1 agonist. The correct answer for this is B, that is clonidine is a alpha 2 agonist is the correct answer for this. Prazosin क्या है? Selective alpha 2 agonist. Salbutamol is selective beta 2 agonist. And prazosin I think it is alpha 1, okay, and metoprolol is selective beta 1 antagonist. ठीक है, it is beta 1 antagonist, beta agonist is salbutamol, and prazosin is selective alpha 1 alpha 1. Let me see, it is, I always get confused for prazosin. If I would have written it, yes, I think it is selective alpha 1 antagonist. Yes, correct. It is selective alpha 1 antagonist, not agonist. ठीक है, it is selective alpha 1 antagonist. I have not written it, or else I would have shown you. ठीक है, सो इसका प्राजोसिन का एक बार देख लो। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट, जस्ट स्टक इन माई माइंड। तो इसका एक बार देख लेना, ठीक है। देन उसके बाद, क्योंकि जस्ट एंटागोनिस्ट नहीं, ये अगोनिस्ट है, अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, ये एंटागोनिस्ट तो नहीं है, इट इज अगोनिस्ट, बट अल्फा 1 अल्फा 2 आई डोंट रिमेम्बर इट राइट नाउ। अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, सी माई ब्रेन इज जस्ट स्टक इन दिस। सो ये प्राजोसिन का एक बार देख लेना प्लीज। Which of the following is not, the question number 258 says which of the following is not aromatase inhibitor. So the option is letrozole, exemestane, anastrozole and tamoxifen. ये जो ITBP, that is Indo-Tibetan Border Police Forces का पेपर है, उसका सेम टू सेम ये जो ऑप्शन है वहाँ पे, ये ऑप्शन जो है वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। वहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसी बारे में था, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज टमोक्सिफेन, बिकॉज मैंने वहां पे भी बताया था दैट इज इट इज सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ठीक है, टमोक्सिफेन जो है वो सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, एंड इट इज नॉट एन एरोमेटेज इनहिबिटर, वेयर इज एक्सिमेस्टेन, लेट्रोजोल एंड एनास्ट्रोजोल जो है वो क्या है, दे आर दी एरोमेटेज इनहिबिटर। Question number 215, which of the following is anti-epileptic drug is known to cause the GABA hypertrophy? Very easy question. Sodium valproate, carbamazepine, phenytoin and ethosuximide. So the correct answer for this is phenytoin. We know that phenytoin जो है उससे गम हाइपरट्रोफी होता है, ऑस्टियोमलेशिया, हिस्टोटिज्म, ये सब जो चीजें इसका एडवर्स इफेक्ट है phenytoin का। Then उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 260, which says that aspirin exert anti-inflammatory activity by reversible inhibition of cyclooxygenase, irreversible inhibition of cyclooxygenase, reversible inhibition of lipooxygenase, reversible inhibition of phospholipase A2. So opposite, and that's why एक होने की probability ज्यादा। And we know from the classification में हम लोग क्या बोलते हैं, aspirin को as a irreversible COX inhibitor. That's why the correct answer for this is irreversible inhibition of COX enzyme. So we have seen अब तक 260 क्वेश्चन तक हमने देख लिया है अब तक एंड along with non pharma part हम देख चुके हैं। ठीक है, so this is what we have finished with this part 4। इसके बाद आपके पास सिर्फ 2 पार्ट और आएंगे जिसमें हम पूरा पेपर डिस्कस कर चुके होंगे। इसके अलावा आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, फिर क्लासेस हो,
चाहे थोड़ी सी भी हेल्प आपकी हो सकती हो आपके इस प्रिपरेशन में, तो डू विजिट दिस जीडीसी क्लासेस का ऐप। यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। आपको सारे फीचर जो यहाँ पे मैंने बताए हैं वो अवेलेबल्स है, प्लीज जाके एक बार देख लीजिए। चाहे वो फ्री डेली क्विज हो, वीकली क्विज हो, डाइजेस्टर हो, जैसे कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स फ्रीली रिलीज होते हैं एवरीडे बेसिस पे। आपको अगर खुद को कंपटीशन से जज करने का कोई भी मौका मिलता है तो प्लीज उसको छोड़िए मत, जाइए, ट्राई कीजिए, एटलीस्ट ट्राई वेयर यू स्टैंड, एटलीस्ट सी वेयर यू स्टैंड, एटलीस्ट सी कि आपको कितना मेहनत और करना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, पार्ट 4 हैज बीन डन। स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 5 एंड 6। वो हम लोग अगेन इसी तरह से इसी तरह से जैसे हमने पार्ट 4 देखे हैं वैसे ही हम आगे के आने वाले पार्ट्स भी देखेंगे। सो आई विल मीट you in the next video. Thank you so much. Stay tuned to GDC classes.